हेलो दोस्तों। तो एक बार फिर से आप लोगों का वीडियो में स्वागत है। इससे पहले भी एक पार्ट मैं रिलीज कर चुका था, जिसमें हमने 24 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था इनसे पहले। उसके बाद में वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती, इसलिए हमने एक सेकंड पार्ट सोचा कि सेकंड पार्ट में कवर कर लेंगे आगे के क्वेश्चन। तो इस वाले पार्ट में हम 25 से लेकर के आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे डिस्कस करने वाले हैं। तो इसी सीरीज में जो 25th क्वेश्चन है आपका वो ये है: The graph shown below in the figure represents a plot of करंट वर्सेस वोल्टेज। अगर आप लोगों ने पार्ट वन नहीं देखा है तो पहले वो भी देख लेना, है ना। सेमीकंडक्टर चैप्टर के हम क्वेश्चन कर रहे हैं। जितने भी पीवाई क्यू हैं 5 से 10 साल के, वो सारे जितने भी आ चुके हैं सभी को डिस्कस कर रहे हैं एक एक करके। तो इससे पहले भी एक पार्ट आ चुका है, तो उसको भी देख लेना अगर आपने नहीं देखा है तो। बाकी अगर देख लिया है तो उसके बाद अब हम इस पे कंटिन्यू करते हैं। ग्राफ शोन बिलो इज द फिगर रिप्रेजेंटिंग अ प्लॉट ऑफ कर्व वर्सेस वोल्टेज। मतलब करंट और वोल्टेज के बीच में यहाँ पर आपको एक ग्राफ दिखा रखा है, और ये जो ग्राफ है ये एक सेमीकंडक्टर के लिए है। तो आइडेंटिफाई द रीजन, आपको आइडेंटिफाई करना है रीजन ओवर विच द सेमीकंडक्टर हैज अ नेगेटिव रेसिस्टेंस। अब देखिए, जब बात की जाती है नेगेटिव रेसिस्टेंस की, ठीक है, जब बात नेगेटिव रेसिस्टेंस की जाती है तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि नेगेटिव रेसिस्टेंस का मतलब क्या है। देखिए, रेसिस्टेंस जो है, रेसिस्टेंस जो है दो तरीके का हो सकता है ना, दो तरीके का हो सकता है। एक तो होता है पॉजिटिव रेसिस्टेंस, जो कि आप लोगों ने सुना ही है, जानते हो, पढ़ते भी हो। पॉजिटिव रेसिस्टेंस वो होता है या तब मिलता है जब किसी चीज के अक्रॉस वोल्टेज अप्लाई करने पर करंट आप फ्लो कराते हैं, और इस तरीके से करंट फ्लो कर रहा हो कि वोल्टेज के बढ़ाने पर करंट जो है बढ़ रहा हो। इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में जो रेसिस्टेंस आपको मिलता है वो रेसिस्टेंस मिलता है आपको पॉजिटिव रेसिस्टेंस। लेकिन अगर आप वोल्टेज बढ़ा रहे हैं बट करंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, या फिर इसका उल्टा भी कह सकते हो, वोल्टेज घटाने पर करंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर आपको इस तरीके की कंडीशन देखने को मिलती है तब जो रेसिस्टेंस होगा सेमीकंडक्टर का, वो निगेटिव हो जाएगा। तो ये कंडीशंस होती हैं पॉजिटिव और नेगेटिव रेसिस्टेंस की। मैंने आपको समझा दिया, अब ग्राफ में चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये इतने पार्ट के लिए, अब यहाँ पर अगर देखते हैं हम ब्रॉडली, तो दो पार्ट यहाँ पर दे रखे हैं। एक पार्ट तो है ए बी, है ना, और एक ग्राफ का पार्ट है बी सी। तो ये दो पार्ट आपको दे रखे हैं यहाँ पर। अगर आप ए बी के लिए देखते हो तो इस तरीके से ग्राफ चल रहा है, यानी कि ए बी पार्ट में वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है तो करंट भी इंक्रीज हो रहा है। लेकिन अगर आप बीसी पार्ट में देखते हो तो बीसी पार्ट में हमारा जो ग्राफ है वो आगे की तरफ तो गया है, यानी कि वोल्टेज तो इंक्रीज हुआ है, लेकिन आगे की तरफ जाते जाते नीचे भी आया है, यानी कि करंट क्या हुआ है, डिक्रीज। दैट मीन्स वोल्टेज का इंक्रीज होना लेकिन करंट का डिक्रीज होना, यही रीजन रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर नेगेटिव रेसिस्टेंस को। दैट मीन्स नेगेटिव रीजन जो रिप्रेजेंट किया जा रहा है यहाँ पर वो बीसी के द्वारा किया जा रहा है, और जो ए बी पार्ट है उसके द्वारा पॉजिटिव रेसिस्टेंस को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जा रहा है। इस तरीके से आप पहचान सकते हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आ सकता है पहले भी आया हुआ है, तो एक बार आप लोग देख लेना। अगर कोई चीज समझ में नहीं आई तो पूछ भी सकते हैं आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 हो जाएगा यहाँ पर ये: फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू द रेसिस्टर आर ऑफ द सर्किट। तो दो सर्किट यहाँ पर दे रखे हैं, एक सर्किट ये है और एक दूसरा सर्किट ये है। अब यहाँ पर दो डायोड दे रखे हैं, दोनों डायोड, दोनों सर्किट में क्या है, बस यही डिफरेंस है कि एक सर्किट में जो डायोड है वो कुछ एक तरीके से लगाया हुआ है, और दूसरे सर्किट में जो डायोड है वो कुछ और तरीके से लगाया हुआ है, मतलब अलट पलट करके लगा रखा है। तो यहाँ पर अगर आप पहले वाले सर्किट की बात करते हैं सबसे पहले, तो आप देख सकते हो जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो पी से, और नेगेटिव टर्मिनल जो है वो एन से कनेक्टेड है, दोनों ही डायोड के लिए, है ना। तो दोनों ही डायोड क्या हो जाएंगे, फॉरवर्ड बायस्ड हो जाएंगे। जब डायोड फॉरवर्ड बायस्ड हो जाते हैं तो इस तरीके से शॉर्ट की तरह बिहेव करते हैं। तो दोनों डायोड्स हो गए शॉर्ट, यानी कि करंट को अलाउ करेंगे फ्लो करने के लिए। यहाँ पर बैटरी लगी हुई है, यहाँ पर एक रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस की वैल्यू जो है 20 ओम दे रखी है, इसको आर लिख रखा है। बैटरी 2 वोल्ट की है। करंट फ्लो करेगा पॉजिटिव टर्मिनल से। आप यहाँ देख सकते हो सर्किट के अंदर V इक्वल टू आई आर जब आप लगाओगे तो I आपके पास आ जाएगा V अपॉन आर। V अपॉन आर का मतलब होगा बेटा 2/20, यानी कि 0.1 एम्पियर। तो 0.1 एम्पियर फ्लो करेगा इस पहले वाले सर्किट में,
और दूसरे वाले सर्किट की अगर बात करते हैं हम, तो आप देखेंगे कि पॉजिटिव तो जो है यहाँ पर इस वाले पी साइड से कनेक्टेड है, और इस वाले एन साइड से क्या है, निगेटिव कनेक्टेड है। लेकिन आप देखेंगे कि निगेटिव जो है दूसरे डायोड के पी से कनेक्टेड है, और पॉजिटिव जो है दूसरे डायोड के एन से कनेक्टेड है। अच्छा, ये चीजें मेरे को पता कैसे चल रही हैं? ये चीजें मेरे को पता चल रही हैं करंट की डायरेक्शन से। जिधर से करंट एंटर करता है वो पॉजिटिव हो जाता है, जिधर से करंट एग्जिट करता है वो चीज निगेटिव हो जाती है। इस तरीके से आप जो है सिंबल यहाँ पर बना सकते हो बहुत आसानी से। अब यहाँ पर क्या है, ये तो देखो दोनों डायोड, यहाँ पर एक डायोड था और दूसरा एक डायोड यहाँ पर था। दोनों डायोड फॉरवर्ड बायस हो रहे थे तो शॉर्ट कर दिया उन्होंने, करंट को पास करा दिया। लेकिन यहाँ पर क्या है, दूसरे वाले पार्ट में डायोड D1 जो है वो तो फॉरवर्ड बायस्ड है, लेकिन जो डायोड D2 है वो रिवर्स बायस्ड है। तो इसका मतलब है D1 तो कंडक्ट कराएगा लेकिन D2 कंडक्ट नहीं कराएगा। D1 जो है शॉर्ट की तरह बिहेव करेगा, बट D2 जो है वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। मतलब मैं बना करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर D1 था तो वो शॉर्ट हो गया, लेकिन D2 की जगह पर क्या हो जाएगा, ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा आइडियली। ठीक है, आइडियली बात कर रहे हैं हम। ये आ गई यहाँ पर बैटरी, ये आ गया यहाँ पर रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस फिर से 20 ओम का है बेटा। आर यहाँ पर इसका नाम दे दिया। बैटरी फिर से 2 वोल्ट की है। करंट हमें फिर से फाइंड करना होगा। इस बार जो करंट आ जाएगा मेरे बच्चे, आई बराबर वी अपॉन आर, फॉर्मूला तो लग जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो करंट होगा वो कितना होगा, 0 एम्पियर। तो यहाँ पर इसका रीजन क्या है, क्यों 0 एम्पियर होगा? देखिए रीजन मैं आपको बताता हूँ। ये सर्किट जो है ना, ये ओपन सर्किट है। ये सर्किट क्या हो गया, ओपन सर्किट हो गया। और ओपन सर्किट में कभी भी करंट फ्लो नहीं कर सकता, इसीलिए इस केस में 0 एम्पियर करंट निकल करके आएगा। तो अच्छा न्यूमेरिकल था। आप लोग थोड़ा रीजनिंग लगाएंगे तो क्वेश्चन को कर पाएंगे आराम से। क्वेश्चन नंबर 27 पर आ गए मेरे बच्चे हम। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, पढ़ते हैं एक एक करके। ग्राफ ऑफ पोटेंशियल बैरियर वर्सेस डिप्लीशन रीजन की विड्थ। ठीक है जी। तो ये पोटेंशियल बैरियर हो गया और ये डिप्लीशन रीजन की विड्थ हो गई। इनके बीच में आपको 3 ग्राफ दिखा रखे हैं, ए, बी और ये रहा सी वाला ग्राफ। ठीक है जी। आपको ए वाले में जो है, हाँ ये रहा ए वाला, तो ये जो है किसके लिए है, अनबाइज्ड डायोड के लिए, यानी कि जब डायोड की आपने बाइसिंग नहीं कर रखी है। और जो बी और सी हैं वो बाइसिंग के केसेस हैं। अब आपको यही आइडेंटिफाई करना है कि बी और सी, इनमें से कौन सा वाला जो है फॉरवर्ड बाइसिंग के लिए है और कौन सा वाला जो है रिवर्स बाइसिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है ना? कौन सा जो है ग्राफ फॉरवर्ड बाइसिंग में काम करेगा और कौन सा रिवर्स बाइसिंग में काम करेगा। देखिए इसकी जानकारी के लिए आप लोगों ने पढ़ रखा है कि फॉरवर्ड बाइसिंग जब होती है, जब फॉरवर्ड बाइसिंग हुआ करती है, तो डिप्लीशन रीजन की जो विड्थ है, डिप्लीशन रीजन की जो विड्थ है, वो विड्थ क्या हो जाती है, कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है ना? क्योंकि कम रेसिस्टेंस ऑफर करती है। अच्छा, रिवर्स बाइसिंग में हमने पढ़ रखा है कि जो डिप्लीशन रीजन रहा करता है, डिप्लीशन रीजन की जो विड्थ रहा करती है, डिप्लीशन रीजन की विड्थ बढ़ जाती है क्योंकि वो ज्यादा रेसिस्टेंस ऑफर करता है ना? अब देखो यहाँ पर, अगर डिप्लीशन रीजन की विड्थ बढ़ जाएगी रिवर्स बाइसिंग में, तो भाई सीधी सी बात है, जो पोटेंशियल बैरियर है, जो पोटेंशियल बैरियर है वो भी बढ़ जाएगा रिवर्स बाइसिंग में। और फॉरवर्ड बाइसिंग में क्योंकि विड्थ कम हो गई, तो मेरे दोस्त पोटेंशियल बैरियर जो है वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा फॉरवर्ड बाइसिंग में। अब आप चेक करिए कौन से वाले ग्राफ में आपको ज्यादा दे रखा है। देखिए यहाँ पर अगर आप ग्राफ देखोगे तो ज्यादा वोल्टेज रिप्रेजेंट कर रहा है। ज्यादा वोल्टेज का मतलब हो गया, एक मिनट, ज्यादा वोल्टेज का मतलब हो गया कि भाई ये वाला ग्राफ तो हो गया फॉरवर्ड बाइसिंग के केस का, और ये वाला ग्राफ हो जाएगा रिवर्स बाइसिंग के केस का। यानी कि रिवर्स के लिए तो आ गया सी। अरे 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 अरे, गलत कर दिया, गलत कर दिया, गलत गलत गलत, उल्टा कर दिया मोहब्बत मोहब्बत में। हाँ जी, तो क्या होगा, ये होगा रिवर्स बाइसिंग के लिए, क्योंकि विड्थ बढ़ गई तो पोटेंशियल बैरियर भी बढ़ गया। और ये वाला होगा फॉरवर्ड बाइसिंग में, क्योंकि विड्थ बढ़ गई, सॉरी विड्थ घट गई, तो पोटेंशियल बैरियर भी घट जाएगा। यानी कि यहाँ पर हमें इसको लिखना पड़ेगा ऐसे, रिवर्स बाइसिंग में तो आएगा बी वाला ग्राफ,
और फॉरवर्ड बाइसिंग में आएगा सी वाला ग्राफ। देखिए किस तरीके का, किस लेवल पर जाकर के क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको हर तरीके के क्वेश्चन के लिए ना यहाँ पर तैयार रहना है बच्चों। बस एक ही चीज आपको याद रखनी है, लॉजिक जो है बस क्लियर होना चाहिए। 28th क्वेश्चन हम करते हैं। विद द हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम एक्सप्लेन ब्रीफली हाउ पीएन जंक्शन डायोड वर्क्स एज हाफ वेव रेक्टिफायर। तो भाई सर्किट डायग्राम जो है इसका पहले तो वो ड्रॉ कर लिया जाए। सर्किट डायग्राम में देखिए एक तो होता है ट्रांसफार्मर, यहाँ इसकी वाइंडिंग हो जाएगी, यहाँ सेकेंडरी वाइंडिंग आ जाएगी, फिर यहाँ पर क्या है, एक डायोड लगा दिया जाता है। हाफ वेव रेक्टिफायर है तो एक ही डायोड आएगा बच्चों, आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है। उसके बाद एक लगाएंगे हम लोड रेसिस्टेंस इस जगह पर, ठीक है। यहाँ लोड रेसिस्टेंस जो आपने लगाया है इसी के अक्रॉस, इसी के अक्रॉस क्या कर लेंगे हम, वी आउटपुट को जो है मेजर कर लेंगे। यहाँ पर हम वी इन अप्लाई करेंगे। वी इन किस तरीके का होगा, एसी होगा। वी इन जो होगा अल्टरनेटिंग करंट होगा या अल्टरनेटिंग वोल्टेज, जो भी आप मानना चाहें यहाँ पर। और यहाँ पर क्या होगा, ये वी आउट जो मिलेगा हमको यहाँ पर, ये डीसी मिलेगा। डायरेक्ट करंट कह दीजिए या डायरेक्ट वोल्टेज कह दीजिए, जो आप कहना चाहें। ये डायोड का नाम डी रख देते हैं हम। इस वाले टर्मिनल का नाम S1, इस वाले टर्मिनल का नाम S2 रख देते हैं, ठीक है। साथ ही साथ हम क्या कर रहे हैं, इसकी वेव फॉर्म भी बनाए ले रहे हैं, क्योंकि वेव फॉर्म भी हमें चाहिए होगी। तो वेव फॉर्म भाई हमने इस तरीके से ये बना ली। एक बार और थोड़ा सा यहाँ पर बना देते हैं, ठीक है। ये एरो को जो है आगे एक्सटेंड करा देंगे हम। एरो को जो है हमने आगे एक्सटेंड करा दिया टाइम के अगेंस्ट। ये हमारा इनपुट वोल्टेज आ गया, एसी वोल्टेज। अब इसी के साथ साथ हम यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए जो वेव फॉर्म है वो भी यहाँ पर आ जाएगी। थोड़ा सा हमें यहाँ पर जो है क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से डॉटेड लाइन करके हमें हाफ साइकिल्स को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा कि कौन से इंस्टेंट पर हाफ साइकिल कंप्लीट हो रही है, ठीक है। चलिए, तो ये है देखिए पॉजिटिव हाफ साइकिल। एक मिनट कलर दूसरा ले लेते हैं। देखिए ये है पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये है निगेटिव हाफ साइकिल, फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल आ गई। तो मान करके चलिए जब पॉजिटिव हाफ साइकिल यहाँ पर आ रही होगी एसी की, यानी कि हम मान करके चल रहे हैं जब पॉजिटिव हाफ साइकिल चल रही है तो इधर ऊपर की तरफ क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल, यानी कि पॉजिटिव पोलैरिटी है, और नीचे की तरफ जो है निगेटिव पोलैरिटी है। एसी में हम जानते हैं पोलैरिटीज बदलती रहती हैं, इसलिए मैंने कहा कि जब पॉजिटिव हाफ साइकिल चल रही है तो मैं इस तरीके से पोलैरिटीज को मान रहा हूं। जब यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा तो S1 टर्मिनल भी पॉजिटिव हो जाएगा और S2 क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। पॉजिटिव देखिए किससे कनेक्टेड है, पॉजिटिव यहाँ पर P से कनेक्टेड हो गया, और नेगेटिव आप इधर से देखेंगे तो नेगेटिव ये N से कनेक्टेड है। जब इस तरीके से कनेक्टेड होता है तो डायोड हो जाता है क्या, फॉरवर्ड बाइसिंग में। फॉरवर्ड बाइसिंग में हो जाएगा तो ये जो लोड रेसिस्टेंस है इसके थ्रू करंट भी क्या हो जाएगा, फ्लो कर जाएगा। कुछ इस तरीके से जो है करंट फ्लो करेगा, है ना। और आपको आउटपुट वोल्टेज मिल जाएगा लोड रेसिस्टेंस के अक्रॉस। आपको लिखना कैसे होगा यहाँ पर, है ना, वर्किंग जो है यहाँ पर लिखनी कैसे होगी, मैं फ्लो चार्ट की फॉर्म में यहाँ पर आप लोगों को समझाऊंगा। आपको लैंग्वेज में जो है वहां पर लिख करके आनी है। देखिए कैसे लिखेंगे, ड्यूरिंग ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल चल रही है तब हमें किस तरीके से यहाँ पर जो है लिखना है वो मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को। देखते जाइएगा ध्यान से, कहीं पर कोई कंफ्यूजन होगी तो कमेंट सेक्शन में जा करके पूछ लेना आप लोग। देखिए जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आपने अप्लाई करी है तो S1 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और S2 टर्मिनल क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इस हिसाब से क्या होगा, इस हिसाब से जो डायोड है, डायोड जो है वो क्या हो जाएगा भाई, फॉरवर्ड बायस्ड हो जाएगा। डायोड क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस्ड हो जाएगा। जब डायोड फॉरवर्ड बायस्ड हो जाएगा तो वो क्या करेगा, कंडक्ट करेगा। फॉरवर्ड बायसिंग में डायोड क्या करेगा, कंडक्ट करेगा। दैट मीन्स ये अलाउ करेगा, क्या अलाउ करेगा, करंट को अलाउ करेगा। क्या करने के लिए भाई, टू फ्लो। करंट को अलाउ करेगा कि फ्लो करके जा सकती है। फ्लो करके करंट कहाँ जाएगी, लोड रेसिस्टेंस के थ्रू जाएगी। फ्लो करेगी थ्रू लोड रेसिस्टेंस। जब लोड रेसिस्टेंस के थ्रू फ्लो करेगी तो रेसिस्टेंस के साथ जब करंट आ जाता है, यानी कि ये जो प्रोडक्ट है ये जब आपको मिल जाएगा तो यही क्या होगा, यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज होगा, ठीक है। यही क्या होगा, यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज होगा। ये मैंने आपको तब समझाया है जब पॉजिटिव हाफ साइकिल चल रही है। इसके नीचे स्पेस, स्पेस तो नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, मैनेज कर लेंगे। तो ठीक है जी।
एक मिनट, स्पीकर चली गई। हाँ जी, अब ठीक है। तो भाई इतना मैंने आप लोगों को समझा दिया। अब देखिए थोड़ा सा और यहाँ पर समझाता हूँ, जूम कर लेते हैं, अभी हो जाएगा। एक मिनट रुकिए। हाँ जी, अब मैं आपको समझाता हूँ कि निगेटिव हाफ साइकिल के टाइम पर क्या होगा। स्पेस बना लो जरा थोड़ा सा। हाँ जी, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि निगेटिव हाफ साइकिल में किस तरीके से हम डील करेंगे वो हम लिख रहे हैं। निगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, ठीक उल्टा हो जाएगा। एक मिनट रुको, ये तो फिगर नहीं दिखेगी, ऐसे ही लिखना पड़ेगा। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में तो पढ़ लिया था हमने। नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा मेरे बच्चे, नेगेटिव हाफ साइकिल में होगा ये कि जो S1 है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। जो S2 है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इस तरीके से जब रहेगा तो ये जो डायोड है, डायोड का P साइड नेगेटिव से और N साइड जो है पॉजिटिव से कनेक्ट हो जाएगा। इस कंडीशन में डायोड हो जाता है रिवर्स्ड बायस, रिवर्स बाइस्ड हो जाता है, रिवर्स बाइस्ड हो जाता है। और रिवर्स बाइसिंग के केस में डायोड जो है कंडक्ट नहीं करता, डू नॉट कंडक्ट, डायोड जो है कंडक्ट नहीं करता, कंडक्ट नहीं करता। तो ये अलाउ ही नहीं करेगा, डू नॉट अलाउ करंट, डू नॉट अलाउ करंट टू फ्लो। भैया ये अपने थ्रू जो है करंट को फ्लो ही नहीं होने देगा। कब, जब ये नेगेटिव हाफ साइकिल आ रही होगी। और अगर अपने थ्रू करंट फ्लो नहीं होने देगा तो ये जो आरएल है इसके थ्रू भी करंट कितना आएगा, जीरो आएगा। अगर करंट जीरो आएगा तो आउटपुट भी कितनी मिल जाएगी, जीरो मिल जाएगी। इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि भाई पॉजिटिव हाफ साइकिल के टाइम पर तो हमें आउटपुट मिल गई, लेकिन जब नेगेटिव हाफ साइकिल आई तब हमें करंट कितना मिला, जीरो मिला। फिर दोबारा पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी, फिर दोबारा से हमें आउटपुट जो है मिल जाएगी लोड रेसिस्टेंस के अक्रॉस। और उसके बाद फिर से नेगेटिव साइकिल के लिए, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगी। इस तरीके से हमें यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज जो है ऑब्टेन होता है। आई होप मैं आप लोगों को शॉर्ट और सिंपल वे में पूरी बात समझा पाया। कोई भी कंफ्यूजन होगी तो दोबारा जो है आप एक बार रिपीट करके इस चीज को देख सकते हो। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है, डिफरेंस हमें बताने हैं दो हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर के बीच में। तो इधर हम लिख लेते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर और दूसरी तरफ हम लिख लेंगे फुल वेव रेक्टिफायर। तो इसमें पहला वाला जो डिफरेंस हो सकता है वो तो ये हो सकता है कि हाफ वेव रेक्टिफायर में ओनली ओनली वन डायोड, सिर्फ एक डायोड को हम यूज करते हैं। और फुल वेव रेक्टिफायर में हमें दो डायोड की जरूरत होती है, टू डायोड, दो डायोड की जरूरत होती है। मैं शॉर्ट में समझा रहा हूँ आपको, है ना। ग्रामर की हेल्प से अपना सेंटेंस वेंटेंस बना करके आप लोग अपने आप लिखना, ठीक है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सिर्फ इतना लिखना है, इससे ज्यादा नहीं लिखना। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में एक डायोड होता है और फुल वेव में दो डायोड यूज किए जाते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर में बच्चों जो आउटपुट मिलती है, हमें आउटपुट मिलती है वो सिर्फ एक हाफ साइकिल के लिए मिलती है, ओनली वन हाफ साइकिल। आउटपुट जो मिलती है सिर्फ एक हाफ साइकिल के लिए मिलती है। जबकि फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है मेरे बच्चे, आउटपुट जो होती है वो फुल साइकिल के लिए मिलती है, फुल साइकिल के लिए मिलती है। यानी कि बोथ हाफ साइकिल के लिए मिलती है, बोथ हाफ साइकिल के लिए हमें क्या है, आउटपुट जो है यहाँ पर मिल जाती है। इस तरीके से ये दो डिफरेंसेस हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गए, है ना। और दो ही लिखने थे तो दो इस तरीके से आप ये दो पॉइंट जो है आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर के बीच में। इजी क्वेश्चन था, आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, तो ये तो बताने की बात है ही नहीं। इसके बाद 30th क्वेश्चन करते हैं मेरे बच्चे। स्टूडेंट वांट्स टू यूज टू पीएन जंक्शन डायोड्स टू कन्वर्ट अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट। ठीक है जी, दो डायोड जो है ये यूज कर रहे हैं एसी को डीसी में करने के लिए। ड्रॉ द लेबल्ड सर्किट डायग्राम शी शुड यूज एंड एक्सप्लेन हाउ इट वर्क्स। तो सीधी सी बात है भाई, यहाँ पर ये क्या करना चाह रहे हैं, ये हमसे पूछना चाह रहे हैं कि फुल वेव रेक्टिफायर की वर्किंग क्या है, उसका डायग्राम कैसे बनाएंगे, वेव फॉर्म वगैरह कैसे बनेंगी। ये सब चीजें जो है हमसे यहाँ पर पूछी जा रही हैं। तो शुरुआत करते हैं। पहले तो भाई वही तरीका है, हम जो है एक ट्रांसफॉर्मर यहाँ पर बना देंगे। ये वाइंडिंग हो गई ट्रांसफॉर्मर की, ये हो गई सेकेंडरी। ठीक है जी, यहाँ पर फिर एक डायोड आ जाएगा,
ठीक, एक डायोड जो है यहाँ पर इधर की साइड आ जाएगा, और जो इसमें लोड रेसिस्टेंस होता है ना बच्चों, जो लोड रेसिस्टेंस होता है वो इस तरीके से बनाया जाता है यहाँ। ये जो है ये लोड रेसिस्टेंस है, इसको मैं लिख देता हूँ RL। ये क्या हो जाएगा, डायोड D1 हो जाएगा, ये वाला डायोड हो जाएगा D2, इधर ये क्या हो जाएगा S1 टर्मिनल, और ये वाला टर्मिनल हो जाएगा S2। यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे बच्चे, इनपुट वोल्टेज आ जाएगा, और आउटपुट आपको कहाँ पर मिलेगा, RL के अक्रॉस मिलेगा। अब ये यहाँ पर लिखें कैसे यार, ये जो है समस्या हो गई। ये जो है V आउटपुट जो है यहाँ पर मिल जाएगा हमें, लोड रेसिस्टेंस के अक्रॉस मिल जाएगा। ठीक है, फिगर थोड़ा छोटी सी रह गई लेकिन कोई बात नहीं है, हम मैनेज कर लेंगे। यहाँ पर इसकी वेव फॉर्म और ड्रॉ कर ली जाए। एक मिनट रुकिए, तो लाइन जो है गड़बड़ हो गई। हाँ जी, इसकी जो है वेव फॉर्म ड्रॉ कर ली जाए। ये रही वेव फॉर्म, इधर आ जाएगी इनपुट, इधर आ जाएगी भैया आउटपुट। यहाँ टाइम के अगेंस्ट बनाया जाएगा। ये V इनपुट हो गया, और ये जो है V आउटपुट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इनपुट कैसे होगा, इनपुट तो AC है, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इस तरीके से आ जाएगी। यहाँ पर मैं इसको डॉटेड करके बना लेता हूँ। ये प्रॉपर नहीं बनी लेकिन कोई बात नहीं, आप लोगों के समझने के हिसाब से तो ठीक है, समझ ही जाएंगे आप। अब देखिए इसकी वर्किंग समझ लेते हैं। ठीक है, इसकी जो है वर्किंग समझ लेते हैं बेटा। वर्किंग को हम क्या है, दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। एक पार्ट तो हम पढ़ेंगे पॉजिटिव हाफ साइकिल वाला। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल जो है आ रही है तब पढ़ेंगे हम। पॉजिटिव हाफ साइकिल में हम क्या पढ़ सकते हैं, देखिए जब पॉजिटिव हाफ साइकिल होगी तो S1 टर्मिनल, भाई ये पॉजिटिव टर्मिनल, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल है तो इसको हमने पॉजिटिव मान लिया और इसको नेगेटिव। तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये जो S1 है ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, और जो S2 है ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अगर S1 पॉजिटिव हो गया और S2 हो गया नेगेटिव, तो आप ध्यान से देखिए सर्किट में जो डायोड D1 है, जो डायोड D1 है वो S1 से कनेक्टेड है, ये देखो सीधे सीधे, और जो डायोड D2 है वो S2 से कनेक्टेड है। डायोड का भी कौन सा, P वाला जो रीजन है। अब अगर P वाला रीजन पॉजिटिव से कनेक्टेड है, S1 यानी कि पॉजिटिव से कनेक्टेड है, तो D1 तो क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस हो गया, और D2 क्या हो जाएगा बेटा, रिवर्स बायस हो जाएगा, क्योंकि डायोड D2 का जो P साइड है वो S2 यानी कि निगेटिव से कनेक्टेड है। डायोड D1 जो है फॉरवर्ड बायस हो गया, तो ये क्या करेगा भाई, कंडक्ट करेगा, और ये जो है कंडक्ट नहीं करेगा। D1 जो है कंडक्ट करेगा, यानी कि जो करंट है वो फ्लो तो कर जाएगा, लेकिन किसके थ्रू फ्लो करेगा, D1 के थ्रू, और उसके बाद कहाँ जाएगा, RL में जाएगा, लोड रेसिस्टेंस में जाएगा, जिसके अक्रॉस आप क्या ले लेंगे, आउटपुट वोल्टेज जो है ऑब्टेन कर लेंगे। अब अगर मैं यहाँ पर देखिए इस ऊपर वाले सर्किट में ऐसे करंट फ्लो होगा, ठीक है जी, ऐसे करंट फ्लो होगा, तो आउटपुट जो मिलेगी RL पर वो बिल्कुल ऐसे ही मिल जाएगी जैसे आपकी ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है, बिल्कुल इसी तरीके से जो है आउटपुट यहाँ पर आपको मिल जाएगी पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए। अब बात करते हैं जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी, दूसरा पार्ट पढ़ते हैं हम नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए, है ना। शॉर्ट में समझा रहा हूँ देखो, है ना, जितना शॉर्ट में हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर वो बच्चे भी देख रहे होंगे जो शायद अभी तक नहीं पढ़े होंगे, तो उनके लिए भी बेनिफिशियल हो जाएगा। नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, ये रही नेगेटिव हाफ साइकिल। नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा मेरे बच्चे, जहां पर ये पहले पॉजिटिव पोलैरिटी थी, अब यहाँ पर नेगेटिव और इधर जो है पॉजिटिव आ जाएगी। ऐसा होने से क्या होगा, S1 हो जाएगा नेगेटिव और S2 हो जाएगा मेरे बच्चे पॉजिटिव। S1 अगर नेगेटिव हो गया तो देखो डायोड D1 का जो P है वो S1 से कनेक्टेड है, तो जो डायोड D1 है S1 यानी कि अगर नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे, जो P साइड है उसको नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे, तो डायोड क्या हो जाएगा भाई, रिवर्स बायस हो जाएगा, है ना। और डायोड D2 जो है वो S2 से कनेक्टेड है। डायोड D2 का जो P है वो S2 से कनेक्टेड है। S2 मतलब पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव टर्मिनल को P से कनेक्ट कर दिया आपने, तो डायोड क्या हो जाता है, फॉरवर्ड बायस हो जाता है, यानी कि D1 तो हो गया रिवर्स बायस, D2 हो गया फॉरवर्ड बायस, बिल्कुल ठीक पहले वाले का उल्टा, यानी कि D1 कंडक्ट करेगा या नहीं,
D1 कंडक्ट नहीं करेगा। और डायोड D2 फॉरवर्ड बायस है, तो कंडक्ट करेगा या नहीं? ये वाला कंडक्ट करेगा इस बार। दैट मीन्स जो करंट है वो फ्लो करेगी, ठीक है जी। जो करंट है वो फ्लो करेगी, किसके थ्रू फ्लो करेगी? D2 के थ्रू फ्लो करेगी, और D2 से होते हुए कहाँ जाएगी? लोड रेसिस्टेंस में जाएगी। लोड रेसिस्टेंस के अक्रॉस ही आप क्या कर लेंगे? आउटपुट वोल्टेज को ऑब्टेन कर लेंगे। अब जरा ध्यान दीजिएगा, जब नीचे वाले इस डायोड से फ्लो होकर के जाएगी करंट, तो कुछ ऐसे फ्लो होकर के जाएगी, है ना? तो नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए भी जरा आप चेक करो, जब आरएल से करंट होकर के जा रही है, तो दोनों बार जो डायरेक्शन है करंट की वो इस तरीके से आ रही है, लेफ्ट राइट से लेफ्ट की तरफ जा रही है। यानी कि इस बार भी आउटपुट जो आएगी वो आपको बिल्कुल वैसी मिलेगी जैसी पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए मिली थी। पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए ऐसी आउटपुट मिली थी, तो नेगेटिव के लिए भी आपको बिल्कुल सेम आउटपुट मिलेगी, इसी तरीके से मिलेगी। यानी कि पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए तो ऐसे मिलेगा आउटपुट, और नेगेटिव के लिए भी ऐसे ही मिलेगा। तो आपको इस बार जो डीसी मिलेगी वो इस तरीके की मिलेगी। आप देख रहे हो यहाँ पर दोनों हाफ साइकिल जो है यहाँ पर क्या हो चुकी हैं? आउटपुट दे रही हैं। दोनों हाफ साइकिल के लिए आउटपुट मिल रहा है। इसलिए इस वाले डिवाइस को क्या कहा जाता है? फुल वेव रेक्टिफायर। यहाँ पर हम जो है इसको नाम दिया करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। पूरी वर्किंग यहाँ पर आपको समझाई गई, वेव फॉर्म वगैरह भी बनाया गया था, है ना? अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक बार आप रिपीट करके वीडियो को देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पर आ गया है, तो दो डायोड भाई फिर से हैं हमारे पास सर्किट में। एक है D1, दूसरा है D2। सर्किट में हम इसे यूज कर रहे हैं। आइडियल डायोड इन्हें मान करके चलना है। आइडियल डायोड मतलब फॉरवर्ड बायस में तो कंडक्ट करता है, और रिवर्स बायस में कंडक्ट नहीं करता। सीधे सीधे ये मान करके चलना है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू 2.5 ओम रसिस्टर। ये जो 2.5 ओम का रसिस्टर है ये वाला, इसके थ्रू हमें करंट पता करनी है। देखिए इसमें वही करंट फ्लो करेगी जो यहाँ पर इस बैटरी से निकली होगी। बैटरी से मान लीजिए आई करंट निकली है, तो आई करंट ही क्या हो रहा होगा? उसमें एंटर भी कर रही होगी। ये आई करंट इधर से चली, तो कुछ करंट का हिस्सा इधर जाएगा, कुछ करंट का हिस्सा ऊपर की तरफ जाएगा। ऊपर की तरफ करंट गई तो मैंने आपको देखिए समझाया था कि जिधर से करंट एंटर करती है उधर पॉजिटिव, जिधर करंट एग्जिट करती है उधर नेगेटिव हो जाएगा। और ऐसे ही यहाँ पर जिधर से करंट एंटर कर रही है पॉजिटिव, जिधर से एग्जिट कर रही है उधर नेगेटिव हो जाएगा। अगर आप ये करंट की डायरेक्शन इस तरीके से बना लेते हैं, देखिए ऊपर की तरफ मान लीजिए आप I2 करंट गई है, और इधर की तरफ आप मान लीजिए I1 करंट गई है, तो इतना लिखने के बाद में मेरे बच्चे आप इतना तो बता ही सकते हो कि डायोड D1 और डायोड D2, इन पर कुछ ना कुछ बाइसिंग यहाँ पर हो रखी है। देखिए D2 को जरा आप चेक करिए सबसे पहले। जब आप D2 को चेक करेंगे तो पॉजिटिव जो है P से कनेक्टेड है, और नेगेटिव जो है ये N से कनेक्टेड है। तो इसका मतलब भैया ये तो क्या हो गया? ये वाला डायोड तो हो गया फॉरवर्ड बायस्ड, है ना? D1 को चेक करिए, जो P साइड है वो निगेटिव से कनेक्टेड है, जो N साइड है वो पॉजिटिव से कनेक्टेड है। यानी कि ये क्या हो गया भैया? यहाँ पर ये हो गया रिवर्स बायस। ठीक है जी। इसका मतलब ये है कि डायोड D1 कंडक्ट करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा। और डायोड D2 क्या ये कंडक्ट करेगा? तो जी बिल्कुल ये कंडक्ट करेगा, है ना? अगर ये कंडक्ट नहीं करेगा तो आप इसे ओपन सर्किट की तरह दिखा सकते हो। ये कंडक्ट करेगा, आइडियल है, तो आप इसे क्या कर सकते हो? शॉर्ट सर्किट की तरह दिखा सकते हो। तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर सर्किट को दोबारा बनाना पड़ेगा। दोबारा बनाना पड़ेगा मतलब कैसे? कुछ इस तरीके से। ये हो गया शॉर्ट। यहाँ पर कौन सा डायोड था? D2। उसके बाद एक रेसिस्टेंस आया यहाँ पर। ये रेसिस्टेंस 3 ओम का है। फिर उसके बाद सीधे मैं चला जाऊंगा बैटरी वाले टर्मिनल पर। बैटरी वाला टर्मिनल आ गया ये। यहाँ पर 2.5 ओम का ये रेसिस्टेंस लगा हुआ है। इसको भी लिख लेता हूँ 2.5 ओम। यहाँ पर 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैंने बीच वाली जो आर्म है ना, ये नहीं बनाई। देखिए बीच वाली आर्म में क्या लगा हुआ था? डायोड D1 लगा हुआ था। वो क्या हो गया भाई? रिवर्स बायस हो गया, है ना? रिवर्स बायस हो गया। यानी कि रिवर्स बायस हो गया तो यहाँ पर ये ओपन सर्किट हो जाना चाहिए। और देखिए जब ये ओपन सर्किट हो जाएगा, जब ये ओपन सर्किट हो जाएगा तो भाई इस वाली लाइन में, इस वाली ब्रांच में करंट थोड़ी ना जाएगी। जब इस ब्रांच में करंट ही ट्रेवल नहीं करेगी, तो हम इस पूरी की पूरी ब्रांच को क्या कर देंगे? उड़ा देंगे।
आपने पूरी ब्रांच को उड़ा दिया, तो आपके पास भाई सर्किट इतना बच गया। अब आप क्या कर सकते हैं, पूरा सर्किट जो है सीरीज में है। अब आपको बस क्या करना है, एक ही करंट फ्लो करानी है। रेसिस्टेंस दे रखे हैं, वोल्टेज दे रखा है, आपको कुछ नहीं करना। आई इज इक्वल टू क्या होता है मेरे बच्चे, वी अपॉन आर होता है। वी कितना है, 10 वोल्ट है। आर कितना है, देखिए ये और ये वाला रेसिस्टर, अब दोनों ये सीरीज में हो चुके हैं। सीरीज में हो चुके हैं यानी कि 2.5 प्लस 3, यानी कि 10 अपॉन 5.5 हो जाएगा ये हो जाएगा 100/55। इसको आप सॉल्व करके जो है अपना आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत आसानी से। चलिए मैं ही कर देता हूँ। आई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 20/11, और उसके बाद आ जाएगा 11 एकम 11, 9 बज गया, 11 अट्ठे 1.8। 1.8 एम्पियर जो है यहाँ पर करंट आ जाएगा। आई होप ये मेरे जो पिक्चर है, हाँ वहां तक तो नहीं आ रहा है, खैर। तो इतना जो है ये आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आंसर आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। इसके बाद में अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया बेटा, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है, ड्रॉ वी आई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पी एन जंक्शन डायोड। तो देखिए, पहला तो जो है फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक होता है। फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक होता है, लिख लीजिएगा पूरा आप लोग, है ना। कैसे बनेगा ये, फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक जो बनता है वो फॉरवर्ड करंट, फॉरवर्ड करंट और फॉरवर्ड वोल्टेज के बीच में बनता है। फॉरवर्ड वोल्टेज इधर आ गया, फॉरवर्ड करंट जो है कहाँ आ जाएगी, इधर आ जाएगी इस एक्सिस पर। तो हमें किस तरीके का ग्राफ देखने को मिलता है मेरे बच्चे, यहाँ पर आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके का ग्राफ देखने को मिलेगा कि एक पॉइंट के बाद में बहुत तेजी से ये करंट जो है बढ़ जाती है ना। तो ये पॉइंट क्या है, कौन से वोल्टेज पर ये वैल्यू जो है इतनी तेजी से बढ़ जाती है, इसको बेटा कहा जाता है थ्रेशोल्ड वोल्टेज। इसको क्या कहा जाता है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग इस बात का, इसको थ्रेशोल्ड वोल्टेज कहते हैं। इसके बाद में क्या होगा बेटा, रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक हम बनाएंगे। रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक किसके बीच में बनेगी भाई, रिवर्स वोल्टेज, है ना, रिवर्स वोल्टेज और रिवर्स करंट इनके बीच में बनेगी। तो इनके बीच में जब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो बेटा इस तरीके का ग्राफ यहाँ पर ड्रॉ होगा, इस तरीके। अब आप यहाँ भी देख रहे हैं कि एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद में करंट की वैल्यू जो है एकदम से बढ़ रही है ना, करंट की वैल्यू एकदम से बढ़ रही है। तो ये जो पर्टिकुलर वोल्टेज है, जिस वोल्टेज पर करंट की वैल्यू रिवर्स बाइसिंग में बहुत तेजी से बढ़ी है, इसको क्या कहा जाता है बेटा, इसको कहा जाता है थ्रेशोल्ड नहीं, इसको कहा जाता है ब्रेक डाउन वोल्टेज। इसको हम ब्रेक डाउन वोल्टेज के नाम दिया करते हैं, ब्रेक डाउन वोल्टेज। तो ब्रेक डाउन वोल्टेज वो वोल्टेज जिस पर करंट की वैल्यू एकदम से बढ़ रही है रिवर्स बाइसिंग में, और थ्रेशोल्ड वोल्टेज वो वोल्टेज जहां पर जितने वोल्टेज पर करंट की वैल्यू बहुत तेजी से बढ़ती है फॉरवर्ड बाइसिंग में। तो ये अलग अलग वोल्टेज है, ध्यान रखिएगा। साथ ही एक चीज और ध्यान रखिए, रिवर्स बाइसिंग में माइक्रो एम्पियर और फॉरवर्ड बाइसिंग में मिली एम्पियर में करंट जो है ये आया करता है। फॉरवर्ड वोल्टेज वोल्टेज में होगा, और मतलब वोल्ट में होगा, और रिवर्स बायस भी काहे में होगा, ये वोल्ट में रहा करता है। दोनों तरीके की यहाँ पर मैंने आपको बाइसिंग बना करके दिखा दी। इतना बनाने के बाद आपको जो है मार्क मिल जाएंगे, इसके सिवाय एक्स्ट्रा और कुछ भी नहीं आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन, लीजिए, थ्रेशोल्ड वोल्टेज और ब्रेक डाउन वोल्टेज, इन्हीं के बीच में जो है डिफरेंस आ गया है, थ्रेश होल्ड वोल्टेज, और दूसरी तरफ लिख देंगे हम ब्रेक डाउन वोल्टेज, ब्रेक डाउन वोल्टेज। ठीक है जी, इन दोनों के बीच में जो है हमें डिफरेंशिएट करना है इस बार। क्या डिफरेंशिएट करते हुए लिखेंगे हम, पहला पॉइंट क्या लिख सकते हैं, देखिए, थ्रेशोल्ड वोल्टेज क्या होता है, फॉरवर्ड बाइसिंग, फॉरवर्ड बाइसिंग, फॉरवर्ड बाइसिंग में वो वोल्टेज होता है जिस पर, एट विच, जिस पर यानी कि एट विच जो करंट है वो क्या बढ़ता है, एब्रप्टली बढ़ता है, एब्रप्टली बढ़ जाता है। एब्रप्टली मतलब अचानक से बढ़ जाता है। ब्रेकडाउन कौन सा है भाई, रिवर्स बाइसिंग में,
रिवर्स बाइसिंग में वो वोल्टेज है एट विच, जिस पर क्या हुआ करता है भाई, जो करंट है वो एब्रप्टली क्या हो जाता है, जो एब्रप्टली मतलब करंट जो है एब्रप्टली बढ़ जाता है। तो डिफरेंस क्या है दोनों में, ये चीज फॉरवर्ड बाइसिंग में है, ये चीज रिवर्स बाइसिंग में। अभी अभी समझाया भी था मैंने। दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं हम, दूसरा पॉइंट ये लिख सकते हैं बच्चों, थ्रेशोल्ड वोल्टेज जो होता है, थ्रेश होल्ड वोल्टेज, ठीक है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज जो होता है ये कम होता है, किससे कम होता है, ये कम हुआ करता है ब्रेकडाउन वोल्टेज से। मतलब मैं मैग्नीट्यूड के टर्म्स में दोनों की बात कर रहा हूं। यानी कि थ्रेशोल्ड वोल्टेज जो होता है ये लगभग 0.3 या फिर 0.7 इस मैग्नीट्यूड का रहा करता है। ब्रेकडाउन वोल्टेज जो है 6 वोल्ट, है ना, 12 वोल्ट, इतना कुछ भी हो सकता है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर कितना डिफरेंस है। दूसरा पॉइंट बिल्कुल इसी तरीके से मैं लिख सकता हूँ उधर कि भाई ब्रेकडाउन वोल्टेज जो होता है, ब्रेकडाउन वोल्टेज जो होता है उसकी वैल्यू क्या रहती है, बहुत ज्यादा, एज कंपेयर्ड टू, एज कंपेयर्ड टू कौन सा वोल्टेज, थ्रेशोल्ड वोल्टेज, एज कंपेयर टू थ्रेशोल्ड वोल्टेज जो वैल्यू रहती है वो बहुत ज्यादा रहती है। तो इस तरीके से देखिए ये क्वेश्चन भी आया हुआ है एग्जाम्स में, है ना, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है एग्जाम्स में। तो आप लोग अटक ना जाओ, फटक ना जाओ, भटक ना जाओ, इसलिए जो है ये आप लोगों को क्वेश्चंस यहाँ पर कराए जा रहे हैं। तो आई होप आप सारे क्वेश्चंस ये पढ़ रहे होंगे थॉरोली। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो भाई पूछ लीजिएगा। देखिए यही सारे क्वेश्चन है और ऐसे ही यही बस यही टॉपिक बचे हैं यार, ज्यादा तो टॉपिक भी नहीं बचे। इन्हीं टॉपिक्स में से घूम फिर करके यही क्वेश्चन जो है दोबारा से आएंगे ही आएंगे, पक्की बात है, ठीक है। राइट द प्रॉपर्टी, अगला क्वेश्चन है, राइट द प्रॉपर्टी ऑफ जंक्शन डायोड विच मेक्स इट सुटेबल फॉर रेक्टिफिकेशन। ठीक है जी, देखिए रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफिकेशन क्या होता था, रेक्टिफिकेशन का मतलब होता था कि भाई आप एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहे हो, इस चीज को हम रेक्टिफिकेशन कहा करते थे। तो रेक्टिफिकेशन में डायोड की कौन सी प्रॉपर्टी यूज होती थी, देखिए डायोड जो है फॉरवर्ड बाइसिंग में, फॉरवर्ड बाइसिंग में कंडक्ट करता है, यानी कि कोई रेसिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करता, कोई रेसिस्टेंस या लो रेसिस्टेंस, आप ये भी कह सकते हो। और दूसरी चीज, डायोड रिवर्स बाइसिंग में कंडक्ट करता है या नहीं करता, कंडक्ट नहीं करता, यानी कि हाई रेसिस्टेंस प्रोवाइड करता है, हाई रेसिस्टेंस प्रोवाइड करता है। तो डायोड की ये प्रॉपर्टी रहती है जो रेक्टिफिकेशन में काम आती है, रेक्टिफिकेशन जिससे हम क्या कर पाते हैं, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर पाते हैं। ठीक है बेटा, तो प्रॉपर्टी अगर आए कि रेक्टिफिकेशन की कौन सी प्रॉपर्टी होती है जिससे एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो आप इस तरीके से जो है वहां पर इसको लिख देना। इतना सफिशियंट है, इससे ज्यादा आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए क्या है, इन द फॉलोइंग डायग्राम इज द जंक्शन डायोड फॉरवर्ड और रिवर्स। ठीक है, ये पूछा गया है कि फॉरवर्ड है या रिवर्स बाइसिंग है। देखिए आपको यहाँ पर ये पहचानना पड़ेगा, ये जो सिंबल है ये अर्थिंग का सिंबल होता है। अर्थिंग का सिंबल मतलब 0 वोल्ट। अब आप इधर देखिए, इधर कितना है, 5 वोल्ट है। अब यहाँ पर जो 0 है वो कम होता है, 5 जो है ज्यादा होता है। कम का मतलब है आप कह सकते हो नेगेटिव पोटेंशियल, और ज्यादा वोल्टेज का मतलब हो सकता है पॉजिटिव पोटेंशियल, आप ये कह सकते हो। तो इसका मतलब है ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव मतलब जो एन टर्मिनल है वो पॉजिटिव से कनेक्टेड है। 0 मतलब क्या है भाई, निगेटिव। तो ये जो पी साइड है आपकी ये नेगेटिव से कनेक्टेड है। ऑब्वियस सी बात है, अब इसके बाद आप लोग ज्यादा देर लगाएंगे नहीं और पहचान लेंगे कि ये जो डायोड है ये रिवर्स बाइसिंग में हो रखा है, ये जो डायोड है ये रिवर्स बाइसिंग में हो रखा है। दैट्स इट, इतना आंसर आप लोगों ने लिख दिया। जस्ट आपको इतना ही लिखना है, कोई और फालतू बकवास नहीं लिखनी। आप जो है इसके बाद अगले क्वेश्चन पर जा सकते हैं, जैसे हम चल दिए। अभी क्वेश्चन नंबर 36 आ गया मेरे बच्चे, 1 मिनट रुकना यार, ज्यादा ही प्रॉब्लम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 आ गया। अभी ये सेकंड लास्ट जो है क्वेश्चन है हमारा। इसके बाद में दूसरे किसी चैप्टर के जो है क्वेश्चंस आएंगे ऑब्वियसली, है ना। और इसी तरीके से सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन एक एक करके आने हैं आपके पास में। क्वेश्चन यहाँ पर ये कह रहा है कि जो बल्ब है
दो बल्ब है भाई यहाँ पर, एक बल्ब है B1 और दूसरा है B2। तो कौन सा जो है ग्लो करेगा, और इसका रीजन भी हमको बताना है। अब देखिए यहाँ पर बैटरी ये रही, पॉजिटिव वोल्टेज, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है वो पॉजिटिव पोटेंशियल पर है, और ये वाला पॉइंट जो है नेगेटिव पोटेंशियल पर है। नेगेटिव, अब देखिए इसमें यहां से देख लीजिए आप, दूसरी तरफ तो अपोजिट हो ही जाएगा। ये जो डायोड D1 है, इसकी पी साइड पॉजिटिव से कनेक्ट है। जो D2 है, इसकी निगेटिव साइड जो है पॉजिटिव से कनेक्ट है। यानी कि जो डायोड D1 है, वो तो क्या हो गया भाई, फॉरवर्ड बायस हो गया, क्योंकि पी साइड पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। जो डायोड D2 हो गया, वो क्या हो गया मेरे दोस्त, वो हो गया रिवर्स बायस्ड। क्यों? क्योंकि उल्टा है वहां पर, पॉजिटिव जो है N से कनेक्टेड है। ठीक है जी। अब इस तरीके से जो डायोड D1 है, जो डायोड D1 है, वो तो किस तरीके से बिहेव करेगा, शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। जो डायोड D2 है, वो कैसे बिहेव करेगा, वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो अगर मैं इस डायग्राम को दोबारा से बनाऊं, देखो ये तो कैसे बिहेव करेगा, शॉर्ट, और ये कैसे बिहेव करेगा, ओपन। यानी कि अगर मैं इस डायोड मतलब इस क्या है ये, सर्किट है, सर्किट को दोबारा से बनाता हूं, तो इस तरीके से जो है सर्किट यहाँ पर ये बनेगा। ये बैटरी आ गई, ठीक है, इधर ये तो क्या है, ये बल्ब आ जाएगा, है ना, ये बल्ब आ गया इस तरीके से। ये कौन सा बल्ब है, B1 है। ये डायोड D1 था। इसके बाद यहाँ क्या है, यहाँ पर डायोड D2 था। ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, वो रिवर्स बाइसिंग की वजह से, सीधी सी बात है। फिर जो है यहाँ अगर कनेक्शन कर दिया हमने, 9 वोल्ट दिखा रखा था, एक तो क्या ही करेंगे हम इसका, है ना। अब देखो इसके बाद देखो भाई, यहां से करंट चली, ठीक है। अब सारी की सारी जो करंट बैटरी से चली है, वो इस तरफ टर्न हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इधर तो भाई क्या होगा, इधर जीरो करंट फ्लो करेगा। रीजन क्या है भाई, यहाँ पर ओपन सर्किट है, हाई रेसिस्टेंस है, रिवर्स बाइसिंग हो रखी थी। तो इसका मतलब मैं ये भी कह सकता हूं कि भाई इस वाले रीजन का तो कोई मतलब ही नहीं है, चाहे आप इसको बनाओ या मत बनाओ, क्योंकि इधर तो ओपन सर्किट हो गया था। तो सिर्फ इतना सर्किट रह जाएगा, बैटरी से करंट निकलेगी, इस तरीके से घूमेगी, और दोबारा बैटरी में एंटर कर जाएगी। यानी कि बल्ब बी वन होगा, जो यहाँ पर क्या करेगा मेरे बच्चे, ग्लो करेगा। तो ये अपना जो है यहाँ पर आंसर हो गया। बस इतनी सी बात है, यही लॉजिक आप लोगों को लगाना है क्वेश्चंस के अंदर, और जिस तरीके से मैंने समझाया है इसी तरीके से लॉजिकली लिखते जाइए। आप लोगों का एक मार्क भी नहीं कटेगा, 100 आउट ऑफ 100 आएंगे, इंक्लूडिंग प्रैक्टिकल, ऑब्वियस सी बात है। बात करें थ्योरी की, 70 में से 70 आ जाएंगे, कहीं कोई मार्क एक भी कटने वाला नहीं है। एक्सप्लेन द टू प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, हेंस डिफाइन द टर्म बैरियर पोटेंशियल। तो देखिए कौन से वो जो दो प्रोसेस हैं जो इन्वॉल्व होते हैं पीएन जंक्शन की फॉर्मेशन में, ये मैं करवा चुका हूं क्वेश्चन आपको पिछली वाली वीडियो में, क्योंकि ये नई वीडियो में दोबारा से रिपीटेड हो गया है क्वेश्चन यहाँ पर। एक बार फिर से बता देता हूँ, लास्ट क्वेश्चन है वैसे भी ये। तो पहला वाला जो यहाँ पर पहला जो यहाँ पर क्या हुआ करता है, प्रोसेस हुआ करता है, वो हुआ करता है मेरे बच्चे डिफ्यूजन। और दूसरा वाला जो प्रोसेस है जो हुआ करता है, वो हुआ करता है ड्रिप। ठीक है, ये कब हुआ करता है मेरे बच्चे, ये हुआ करता है बिफोर डिप्लीशन रीजन। और ये कब हुआ करता है, ये हुआ करता है आफ्टर डिप्लीशन रीजन, डिप्लीशन रीजन, डिप्लीशन रीजन, आफ्टर डिप्लीशन रीजन। तो डिफ्यूजन प्रोसेस में क्या हुआ करता है ऐसा, जरा इसको भी थोड़ा सा हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, पहले भी करा चुका हूं, एक बार फिर से कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए डिफ्यूजन प्रोसेस में क्या होता है, जो मेजॉरिटी जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स रहा करते हैं, है ना, वो क्या करते हैं, जंक्शन की तरफ जाते हैं, जंक्शन की तरफ जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, रिकम्बाइन करते हैं। जंक्शन की तरफ जाते हैं तो वो क्या करते हैं, रिकम्बाइन करते हैं। अब जंक्शन की तरफ जाते क्या हैं, देखिए यहाँ पर ये थोड़ा सा यहाँ पर मेरे को ये बताना रह गया, मेरे को पहले बताना चाहिए था, पहले क्या बताना चाहिए था, पहले ही बता देते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, दोबारा बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, हाई कंसंट्रेशन की वजह से, हाई कंसंट्रेशन की वजह से क्या करते हैं, दूसरे रीजन में जाते हैं। जैसे पी रीजन में जो होल्स हैं, वो किधर जाते हैं, एन रीजन की तरफ जाते हैं।
है ना। एन रीजन में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किधर की तरफ मूव करते हैं, पी रीजन की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो मूवमेंट शुरू होता है चार्ज कैरियर्स का कंसंट्रेशन की वजह से, इसी मूवमेंट को आप क्या कहा करते हो, डिफ्यूजन कहा करते हो। ठीक है। अब इसके बाद आया ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट क्या हुआ करता है, जैसे जैसे आपके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जंक्शन की तरफ जाते हैं, ये क्या करते हैं, रिकम्बाइन करते हैं। रिकम्बाइन करते हैं तो क्या होता है यहाँ पर, रिकम्बाइन होने के बाद में आयंस की फॉर्मेशन होती है बेटा, आयंस की फॉर्मेशन होती है। पी टाइप में कौन से वाले आयन की फॉर्मेशन होती है, निगेटिव आयन की। क्यों, क्योंकि इधर से एक होल गया था जो रिकम्बाइन हो गया, जिसकी कमी हो गई। होल की कमी दिखाएंगे यानी कि पॉजिटिव चार्ज की कमी दिखाएंगे, तो वो निगेटिव आयन से आप दिखाओगे। एन रीजन से क्या चला था, इलेक्ट्रॉन चला था। इलेक्ट्रॉन की कमी हुई तो एन की तरफ क्या होगा, पॉजिटिव आयन की फॉर्मेशन होगी। क्या रीजन है भाई, यहां से एक इलेक्ट्रॉन गया था जो रिकॉम्बिनेशन में खत्म हो गया, तो पी रीजन की तरफ आए नेगेटिव आयन, एन रीजन की तरफ आए पॉजिटिव आयन। इनकी वजह से क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स को, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स को मूव कराने का काम करती है। किधर मूव कराती है वो मूव कराती है अपोजिट टू फील्ड, अपोजिट टू फील्ड मूव कराती है। ये जो प्रोसेस है, ये जो धकेलने का प्रोसेस है चार्ज कैरियर्स को जंक्शन की तरफ, यही क्या कहलाता है, ड्रिफ्ट कहलाता है। तो डिफ्यूजन हो गया हाई कंसंट्रेशन की वजह से, और ड्रिफ्ट हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या कहते हैं, इंटेंशनली चार्ज कैरियर्स को, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स को जंक्शन की तरफ धकेलने की वजह से, है ना। तो ये दो प्रोसेस रहा करते हैं मेरे बच्चे। इसके बाद में एक चीज यहाँ पर देखिए और रह गई है, बैरियर पोटेंशियल को यहाँ पर डिफाइन करना है। इसको भी डिफाइन कर देते हैं। पेन लेते हैं दूसरा। पोटेंशियल, पोटेंशियल, यहाँ पर तो मेरा चेहरा आ गया होगा। पोटेंशियल बैरियर, पोटेंशियल बैरियर को हमें डिफाइन करना है मेरे बच्चे। अब देखिए आयंस तो बन गए थे, है ना। तो हम लिख देंगे यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड, वो पोटेंशियल डिफरेंस जो डेवलप हुआ है ना, किसकी वजह से, ड्यू टू कलेक्शन, कलेक्शन हुआ था भाई, प्रॉपरली लिख के दिखा रहा हूं क्योंकि लास्ट डेफिनेशन है ये। ठीक है। ड्यू टू कलेक्शन ऑफ अपोजिट, अपोजिट, अपोजिटिवली लिखेंगे, अपोजिटिवली, अपोजिटिवली चार्ज्ड आयंस, है ना, नियर जंक्शन, जंक्शन के पास में, इस तरीके से। जंक्शन के पास में क्या होता है भाई, इधर जो है पी, इधर एन रीजन रहता है, इधर नेगेटिव आयंस इकट्ठा हो जाते हैं, इधर पॉजिटिव आयंस इकट्ठा हो जाते हैं। तो इनकी वजह से एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है जंक्शन पर। इसी पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कहते हैं, इज कॉल्ड, इज कॉल्ड क्या, पोटेंशियल बैरियर। यही जो है पोटेंशियल बैरियर कहा जाता है। राइटिंग को यार थोड़ा सा इग्नोर करना, मैं बस आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा था कि क्या चीजें यहाँ पर चल रही हैं। आई होप मैं क्लियर कर पाया। सारी चीजें यहाँ पर हमने डिस्कस करी, जितने भी 5 से 10 साल में यहाँ पर क्वेश्चन आए थे देखिए सबको यहाँ पर हमने डिस्कस करा एक एक करके। मुझे तो बड़ा मजा आया, आपको भी शायद मजा आया होगा। तो रिपीट करके देख लीजिएगा कोई क्वेश्चन अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया, है ना। बाकी इसी तरीके का वीडियो आप लोगों को मिलता रहेगा। चैप्टर वाइज रिवर्स डायरेक्शन में हम चलते रहेंगे, एक एक करके सभी चैप्टर्स के 5 से 10 साल, है ना, 5 से लेकर के 10 साल तक के जितने भी पी वाई क्यू होंगे हम सारे के सारे यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे, और वो भी चैप्टर वाइज डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद में बीच बीच में क्या करते रहेंगे, सैंपल पेपर भी हम करते रहा करेंगे, क्योंकि ओवरऑल भी जो है हमारे लिए एक प्रैक्टिस होती रहनी चाहिए। जो फिजिक्स है अपना 70 मार्क के लिए जो है इसकी प्रैक्टिस भी करते रहना है। इससे सैंपल पेपर भी आते रहेंगे, तब तक आप जो है अपनी पढ़ाई करते रहो, है ना। टिल देन ऑल द बेस्ट। जल्दी आएगी नई वीडियो, लगातार ही आएगी, जल्दी क्या, चलो जी, टेक केयर, थैंक यू।